बेटा ये कुछ अल्फाज कटे हुए हैं क्योंकि मैंने ये कॉपी पेस्ट किया तो कुछ चीजें कट गई हैं। अच्छा जी, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। और आप खुद भी नोटिस करेंगे कि जिस वक्त कोई भी स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए हमारे पास आता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स होती हैं, प्रेजेंटेशन की मिस्टेक्स होती हैं। ये रॉ से रिफाइन का सफर है, कोई भी सीखा सिखाया नहीं आता। सो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, इवन इनकी डिग्री खुद इंग्लिश में है, इज BS इन इंग्लिश, और एवरीबडी इज लाइबल टू मेक मिस्टेक्स। सो ये चीजें प्रैक्टिस से जो है हमेशा आपकी रिमूव होती है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप नोटिस करेंगे कि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद बगैर वक्त जाए किए, बगैर इधर उधर की बात किए सीधा नुक्ते पे है, दी हार्मफुल स्लैश नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट। ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट है, पुरतशद्दुद एहतजाज हैं, इनके नताइज क्या होंगे। अब यहां पे अगर जो चीज आप गौर करेंगे कि इन्होंने इन कंट्रास्ट टू जोया अनवर, जिनका ऐसे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, फ्रेजेस पे मुश्तमिल था, ब्रेन्स लाइक हार्ट टू वेयर दे आर अप्रिशिएटेड, उन्होंने जहां पे फ्रेज बेस्ड आउटलाइंस लिखी थी, हजरत बिलाल ने यहां पे सेंटेंस बेस्ड आउटलाइंस लिखी, और दोनों एक्सेप्टेबल। अब यहां पे जनाब जो पहला पैराग्राफ है, इसका मेन आइडिया उन्होंने क्या लिखा है जी, वायलेंट प्रोटेस्ट रिजल्ट इन ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस। पूरा जुमला लिखा, सेंटेंस बेस्ड आउट। मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, अगर ये फ्रेज की सूरत में लिखनी होती तो आप किस फ्रेज का इंतखाब करते, इसकी जगह पे क्या लिखते? बिल्कुल सही है जी, इकोनॉमिक लॉस, बात खत्म। या ह्यूज इकोनॉमिक लॉस, मुस्कान अली जो कह रही है ये बेतहाशा नुकसान होता है, या ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस, ये बात बिल्कुल जनाब ठीक है, क्योंकि ये फ्रेज जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपका आइडिया बिल्कुल दुरुस्त कन्वे कर रही है। मगर चूंकि इनकी प्रैक्टिस सेंटेंस बेस आउटलाइन लिखने में है, तो ये सेंटेंस बेस लिख रहे हैं। मैं हमेशा अपने दो अच्छे स्टूडेंट्स की मिसाल देता हूँ, एक तरफ जोया अनवर, अगेन हाई स्कोरर, और ऐसे के अंदर 62 मार्क्स हैं उनके, वो फ्रेजेस में लिखती हैं। दूसरी तरफ आदिल रियाज गोंदल, फर्स्ट पोजीशन 2023, वो सेंटेंस बेस्ड आउटलाइंस लिखते हैं। तो यू मस्ट डिस्कवर योर पोटेंशियल, कि आप अपने आप को बेहतर सबसे कहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रेजेस में कर सकते हैं या सेंटेंसेस में कर सकते हैं, और आउटलाइन में कौन सी टेक्निक आपका ज्यादा से ज्यादा वक्त बचाएगी, ये भी बड़ा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आउटलाइन लिखने में ही आप 1 घंटे से ऊपर चले जाएं, तो फिर ऐसे कब लिखेंगे बैठ के। तो ये फैसला आपने करना है, और ये डेफिनेटली प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। अच्छा जी, सपोर्टिंग पॉइंट इनका एक ही है, दैट इज ₹192 बिलियन डेली लॉस ड्यू टू द प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद फ्रॉम 22 to 26 नवंबर 2024। अच्छा जी, मूविंग फर्दर, लॉ एंड ऑर्डर इज डिटेरियोरेटेड ड्यू टू वायलेंट प्रोटेस्ट। सो वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी जो है वो भी जो है दबाव बर्बाद हो जाता है। मुझे बताइए, इस जुमले की जगह पे अगर आपने फ्रेज लिखनी होती तो फ्रेज में आप कैसे बयान करते? बेटा रेफरेंस जो है वो ऑप्शनल है, वो लिखना लाजमी नहीं होता जी। यहाँ पे बस सीधा बेटा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम लिख दें, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बस इतना ही काफी है। सो डिटीरियोरेट कोई ऐसा मुनासिब लफ्ज नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ इस्तेमाल किया जाए, ठीक है चल जाता है, मगर इतना कोई रेलिवेंट और मुनासिब लफ्ज नहीं है। सो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू होता है। ठीक है, बिल्कुल सही दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल जनाब, ये फ्रेज में लिखी जा सकती है। और अगेन यहाँ पे भी सपोर्टिंग रीजन इनके पास एक ही है, वायलेंस। अब ये कॉजेज होना चाहिए, कॉज लिखा है, वायलेंस कॉज गवर्नमेंट मशीनरी टू टेक एक्शन विच लीड्स टू क्लैशेस। और ये दूसरा सपोर्टिंग रीजन भी है जी, अ केस स्टडी ऑफ प्रोटेस्ट इन May 20 आ गई है, कट गया जी मुझसे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में होगा।
सो एक केस स्टडी इन्होंने बहरहाल दे दी, और याद रखिए केस स्टडी रेफरेंसेस ये एंटायरली ऑप्शनल होते हैं। जोया अनवर वो बिल्कुल केस स्टडी नहीं देती, कोई रेफरेंस नहीं देती। उनका एक रेफरेंस था वो पाइड का, कि 67% ऑफ यूथ जो है बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, एक रेफरेंस सारे ऐसे में था उनके। सो ये ऑप्शनल है एंटायरली। अच्छी बात है लिख दे, नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जनाब हम मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। तो पैराग्राफ नंबर 3 क्या है? वायलेंट प्रोटेस्ट लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। डियर स्टूडेंट, उन्होंने फिर पूरा एक जुमला लिखा है। मुझे बताइए अगर आपने ये फ्रेज में लिखना होता तो फ्रेज में कैसे लिखते? केस स्टडी को बेटा आउटलाइन में मजीद डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो तो पैराग्राफ में करेंगे आप। जी बिल्कुल सही है जी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतना ही काफी है लिखना। या बहुत ज्यादा क्लैरिटी देनी है तो लिख दे लीडिंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये दो अल्फाज भी काफी है। तो आगे इन्होंने एक ही यहाँ पे सपोर्टिंग पॉइंट लिखा है कि वायलेंस वाइडन्स द गैप बिटवीन द, अभी पता नहीं क्या वर्ड था, डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्शंस। तो वायलेंस की वजह से और मजीद जो है फासले, पॉलिटिकल तकसीम जो है मजीद हो जाती है। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड वायलेंट प्रोटेस्ट, बस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिखते हैं, लीडिंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये भी ठीक है। चौथे पैराग्राफ की तरफ आइए, यहां पे लिखा है फॉरेन इन्वेस्टर्स आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन कंट्रीज वेयर वायलेंट प्रोटेस्ट आर नॉट। तो फॉरेन इन्वेस्टर भी जो होते हैं वो भी हिचकिचाते हैं उन मुल्कों में इन्वेस्ट करने के लिए जहां पे आमतौर पे पुरतशद्दुद एहतजाज होते हैं। मुझे बताइए जी, अगर आपने फ्रेज में ये बात लिखनी होती तो कैसे लिखते? पॉइंट नंबर 4 की। क्राउडिंग आउट से बेटा बेहतर जरा अल्फाज इस्तेमाल करें, जरा और मजीद सिंपल और सादा। नहीं इफ़त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब हेडिंग्स कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हेडिंग्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर आप किस तरह 150 वर्ड्स पूरे करें, एक्सप्लेन सही करें। अब जोया अनवार का ऐसे दिखाया था, उसके अंदर एक जो मेन आइडिया था उसकी एक भी सब हेडिंग नहीं लिखी थी। ये जरूरी नहीं है जी। रमशा बिल्कुल ठीक है जी। डिक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हैम्परिंग एफडीआई, नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस फॉरेन, बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल दुरुस्त है। डिस्करेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यस सही। तो मारियो देखें यहाँ पे सिंपल इंग्लिश यूज करके क्लियर जो आइडिया दे रहा हूं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ इनके हाँ दो अब इन्होंने सपोर्टिंग रीजन दिए। केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, 3.2 बिलियन डेली इंक्रीज इन डिक्रीज इन एफडीआई। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे पांचवा पैराग्राफ किस चीज पे जी? पब्लिक प्रॉपर्टी इज डैमेज ड्यूरिंग वायलेंट प्रोटेस्ट विच बर्डन्स द स्टेट एक्सचेकर। तो पब्लिक प्रॉपर्टी भी जो आई बिलीव डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम आपके साथ मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था थीसिस के लिए, रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी। जी डियर स्टूडेंट, इज द स्क्रीन विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू? अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने बेटा ये टॉपिक डिस्कस किया था थीसिस प्रैक्टिस के लिए, रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी, डिड वी?
यस। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके सामने मिसाल बहुत क्लियर है, वाज़ेह है। एक्सप्लिसिट थीसिस मैंने लिखा है। उसने पूछा जी कि रिफॉरेस्टेशन एक इंतहाई संगीन आलमी मसला है, क्यों है? उस क्यों की वजूहात मैंने बता दी थी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हेल्थ हैजर्ड्स, इनफर्टाइल लैंड, फूड क्राइसिस और मास डिस्प्लेसमेंट मेक रिफॉरेस्टेशन अ ग्लोबल अर्जेंसी। इस वजह से जनाब ये एक इंतहाई अहम मसला है। यहां पे 2 या 3 4 मैंने आपको थीसिस स्टेटमेंट्स का लिखने का स्टाइल बयान किया था, मगर सबके अंदर मेन बात यही हुई थी कि ये वो तमाम वजूहात हैं जो कि रिफॉरेस्टेशन को एक ग्लोबल एजेंसी बनाती हैं। तो यहां पे एक्सप्लिसिट थीसिस बड़ा वाज़ेह आपके सामने लिखा है, यानी कि आने वाले ऐसे में मेरा पहला पैराग्राफ किस पे होगा? ग्लोबल वार्मिंग पे। दूसरा किस पे होगा? पोल्यूशन पे। तीसरा होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। चौथा होगा हेल्थ हैजर्ड्स पे। पांचवा किस पे होगा? वो इनफर्टाइल लैंड पे। छठा फूड क्राइसिस। और सातवां होगा मास डिस्प्लेसमेंट। यानी कि थीसिस में मैंने क्लियर बता दिया कि भाई ये 7 बड़ी वजूहात हैं जिनकी बिना पे रिफॉरेस्टेशन एक ग्लोबल अर्जेंसी है। जंगलात दोबारा उगाना एक इंतहाई अहम मसला है। ये 7 वजूहात है। तो हर मेन आइडिया पे मैंने एक एक पैराग्राफ बॉडी सेक्शन में लिखना है। पहला पैराग्राफ ग्लोबल वार्मिंग पे, दूसरा पोल्यूशन, तीसरा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सातवां मास डिस्प्लेसमेंट पे। ये हमारी पिछले लेक्चर में बात हुई थी। यहां तक क्लियर है जी? ये तो डियर स्टूडेंट एग्जांपल थी एक्सप्लिसिट थीसिस की। अब जरा आ जाइए इंप्लाइड थीसिस की तरफ। अब आपके सामने डियर स्टूडेंट मैं एक टॉपिक रख रहा हूं, दैट इज पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। वो कौन से रास्ते हैं जिन पे चल के पाकिस्तान तरक्की हासिल कर सकता? जरा बताइए बेटा कि कौन से रास्ते हैं जिन पे चल के पाकिस्तान तरक्की हासिल कर सकता है? कौन से रास्ते अपना के? ठीक है जी, आई एम गेटिंग सेवरल आइडियाज। सो एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, एग्री। स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना जी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एनर्जी, बिल्कुल सही है जी। टैक्स रिफॉर्म्स, इसके अलावा जी कुछ और? एडवांसमेंट एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग फॉरेन रिलेशंस, रिलेशंस ठीक होंगी तो इन्वेस्टमेंट होगी। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही है जी। मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, बल्कि इरेडिकेटिंग करप्शन, करप्शन को सिरे से हटाएं जनाब, सिरे से उखाड़ दें। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है जी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो बात बनेगी।
Trade with neighbors, digital transformation, very important. इसके अलावा कुछ और जहन में और? जस्टिस जी, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, सिक्योरिटी, बिल्कुल दुरुस्त है जी आप, शाबाश। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाता है जी। सईदा मारिया यही सुनना चाहता तो मैं, रिड्यूसिंग जेंडर डिस्पैरिटी, विमेन एम्पावरमेंट होगी तो तरक्की करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब सीधी सीधी बात है, मुझे ये बताइए, ये आपने कोई मुझे 15-16 जो हैं पाथवेज बता दी। अब मुझे बताएं कि क्या ये, चलो 15-16 रहने दे, मैं 12 तक भी अगर रिड्यूस करूं, तो क्या ये 12 पाथवेज मैं एक थीसिस स्टेटमेंट में अगर लिखूंगा तो ये मुनासिब लगेगा? क्योंकि एक्सप्लिसिट थीसिस की रिक्वायरमेंट तो यही है, एक जुमले में आपने सारे मेन आइडियाज लिखने। तो एक जुमले में ये 12-13 जो मेन आइडियाज में लिखूंगा, क्या ये मुनासिब लगेगा? जी बिल्कुल नहीं लगेगा, यही मैं सुनना चाहता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है? यहां पे बेहतर है अम्ब्रेला टर्म्स में इस्तेमाल करना, बेहतर यही है। तो पाकिस्तान को अगर तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है, तो आपको 3 सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। वो कौन से? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। इसके अंदर इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। पॉलिटिकल सेक्टर्स में कौन कौन से मेन आइडियाज आ जाते हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सर फहरिस्त, लॉ एंड ऑर्डर, इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी। ज़ाहिर है कि ये पॉलिटिक्स गवर्नमेंट ने करना है, मैंने और आपने तो नहीं फॉरेन पॉलिसी बनानी। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी गवर्नमेंट ने करना है, मैंने और आपने नहीं करना, गवर्नमेंट का काम है। तो पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर मैंने ये 4 पैराग्राफ बयान कर। फिर उसके बाद आ जाएगी जी सोशल सेक्टर, यानी कि इंप्रूवमेंट इन सोशल सेक्टर, सोशल सोसाइटी जिसमें आप और मैं शामिल है। अम्ब्रेला टर्म, जी सहर बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। कैटेगराइज करेंगे मेन हेडिंग्स। सोशल सेक्टर के अंदर पहला पैराग्राफ होगा विमेन एम्पावरमेंट। भाई बाप ने बेटी को स्कूल भेजना, बाप ने सपोर्ट करना है बेटी को कि सीएसएस के इम्तहान दे, तो ये तो जाती जिम्मेदारी है ना। प्रोमोटिंग टूरिज्म, बट टूरिज्म गो के गवर्नमेंट का भी इसके अंदर हिस्सा है, मगर प्रमोट तो आपने और मैंने करना है। सोशल मीडिया पे हम लोग जो है पोस्टिंग करते हैं, टूरिस्ट स्पॉट पे हम लोग लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अगर लोगों से लूटमार करनी है हमने, जैसे हालिया अभी कालाम और इन इलाकों में हो रही है, कैसे फिर प्रोमोट करेंगे? बैठे तो वहां पे इंसान है, लोग हैं। एजुकेशन, देखिए ये कोई इंग्लैंड नहीं है कि जहां पे बच्चे को आप स्कूल ना भेजें तो पेरेंट्स को जुर्माना हो जाएगा, ये इंग्लैंड नहीं है। यहां पे कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपने और मैंने बच्चों को स्कूल भेजना। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार शहरी, ये आप और हम बनेंगे। तो ये जनाबेली अम्ब्रेला टर्म्स मैंने यहां पे यूज किया, सोशल सेक्टर। तीसरा कहां पे हमें इंप्रूवमेंट लेके आनी है? इकोनॉमिक सेक्टर।
इकोनॉमिक सेक्टर जाहिर है कि ज्यादातर इसमें गवर्नमेंट का ही किरदार है। ट्रेड एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करनी है भाई, लॉजिकल बात है। बिजनेस एंड टेक डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इन पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स, मैं ये 12 मेन आइडियाज एक सेंटेंस में नहीं लिख सकता, मैं यहां पे अम्ब्रेला टर्म्स यूज करूंगा। पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी lie in the improvement of political, social and economic sector. या पाकिस्तान can achieve prosperity after improvement in political, social and economic sector, या by bringing improvement in political, social and economic sector। तो ये मेरा थीसिस होगा। थीसिस जितना मुख्तसर है उतना बेहतर है। और यहां पे आउटलाइंस में आपने किस तरह इसको कंपोज करना है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के नीचे हुक का लफ्ज लिखें, बैकग्राउंड लिखें, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि थीसिस आपका लिखा होना चाहिए। तो यहां पे लिखा है दिस एसे एक्सप्लोर्स द की पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट आर एसेंशियल टू स्टीयर पाकिस्तान, स्टीयर यानी कि ड्राइव पाकिस्तान ऑन द पाथवे ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो यहां पे वो 12 या 15 पॉइंट्स नहीं लिखूंगा, अम्ब्रेला टर्म्स यूज करूंगा। तो किसी हद तक अगर आप कहें तो ये इंप्लाइड थीसिस है। अब उसके बाद मेन बॉडी में पहला जो मेरा मेजर हेडर है, मेजर हेडिंग क्या है, पॉलिटिकल सेक्टर, यानी कि सिंपल यहां पे लिखूंगा इंप्रूवमेंट इन पॉलिटिकल सेक्टर। वो कैसे आएगी जी? पहला पैराग्राफ मेरा किस पे है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, जिसके अंदर दो मैंने सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखे हैं। दूसरा पैराग्राफ लॉ एंड ऑर्डर पे, तीसरा फॉरेन पॉलिसी पे, चौथा डिफेंस और पांचवा डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर इसके बाद दूसरा हेडर क्या है, इंप्रूवमेंट इन सोशल सेक्टर। इतनी लंबी और इतनी डिफिकल्ट आउटलाइंस की जरूरत नहीं। इंप्रूवमेंट इन या इंप्रूविंग सोशल सेक्टर वो कैसे मुमकिन है, विमेन एम्पावरमेंट के जरिए। इसके अंदर दूसरा पैराग्राफ होगा टूरिज्म, एजुकेशन बाय मेकिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तीसरा क्या होगा, इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक सेक्टर, जिसके अंदर ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ये तमाम चीजें शामिल है। और आखिर में कंक्लूजन। जी वर्दा, बिल्कुल आप ठीक समझिए जी। एक्सप्लिसिट के अंदर क्लियरली आप उन तमाम नुक्तों को लिखते हैं जिन पे आपने पैराग्राफ बनाना हो। इंप्लाइड में आप नहीं लिखते। इंप्लाइड में हद से ज्यादा समराइज्ड वर्जन दिया जाता है, समराइज्ड वर्जन, जो यहां पे मैंने लिखा है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स, समराइज्ड वर्जन। तो ये इंप्लाइड यानी कि बहुत ज्यादा समराइज्ड थीसिस लिखने का एक तरीका है, जो आपके सामने यहां पे मैंने बयान किया। जी डियर स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? सो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, ये फैसला आपने खुद करना है कि यहां पे एक्सप्लिसिट थीसिस लिखना ज्यादा मुनासिब है या इंप्लाइड थीसिस। इम्प्लिसिट भी कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इकरार डिपेंड करता है आप पे, आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि आउटलाइन पढ़ने के बाद तो उसको पता चल ही जाना है ना कि आपने लिखा क्या है। ऐसे आपका बेस किन पैराग्राफ्स पे करता है, आउटलाइन पढ़ के तो उसे पता चल ही जाएगा।
सो थीसिस है क्या? ओवरऑल समरी ऑफ द एसे, प्रेसियो ऑफ द एसे। सो मैटर नहीं करता आप एक्सप्लिसिट लिखे या इम्प्लाइड लिखे। मैं ज्यादातर एक्सप्लिसिट पसंद करता हूं, मगर कहीं कहीं पे पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी जैसा ऐसे आ जाता है तो मैं इम्प्लाइड लिखने को ही तरजीह देता हूं, क्योंकि यहाँ पे पाथवेज अब बेशुमार बेशुमार तरीके हैं जिनके जरिए पाकिस्तान तरक्की हासिल कर सकता है। जो आपको असाइनमेंट मैंने दी है उसके अंदर तो आप एक्सप्लिसिट थीसिस ही लिखेंगे। आप बताएंगे द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज आर, कौन सी कॉजेज हैं? डिफॉरेस्टेशन, burning of fossil fuel, industrialization, agricultural practice, leading to severe consequences like climate change, pollution, water crisis, a loss of biodiversity, wildfire, fire consequences बेशुमार है। तो 4 कॉजेज या 5 कॉजेज या 5 कॉन्सिक्वेंसेज लिख दें, और क्लाइमेट चेंज पे तो आप एक्सप्लिसिट थीसिस ही लिखें, वाजिया लिखें, तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेज को वाजिया लिखें, तमाम तर कॉजेज को वाजिया लिखें, एक्सप्लिसिटली वाजिया मेंशन कर। 5-5 करें बेटा अब्दुल बासित, 5 कॉजेज और 5 कॉन्सिक्वेंसेज। देखो यार, आपने ऐसे भी तो 2000 वर्ड का लिखना है ना, 2000 वर्ड का ऐसे अगर आपने लिखना है तो 5 कॉजेज और 5 कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा मुनासिब है। अगर 4 कॉजेज 4 कॉन्सिक्वेंसेज लिखेंगे फिर 2 सोल्यूशन भी फॉर्म सा देने पड़ेंगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का बेटा इंग्लिश ऐसे पे कोई असर नहीं होता। ठीक हो गया बेटा, नमाज की ब्रेक ले लें अगर आप चाहें, या कंटिन्यू करें। अब्दुल बासित, थीसिस में सोल्यूशन बताना लाजमी नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन उसने पूछे ही नहीं थे। एंड में अगर वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन लिख देते हैं तो वैल्यू एडिशन है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। खैर, ये अभी जो सैंपल दिखाया था हजरत बिलाल का, इसने इशारा दिया था, हल्का सा इशारा दिया था कि जनाब इनका वो हल करना चाहिए। वो इशारा हल्का सा मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूं। तो बस यही लिख दिया था कि ड्यू टू विच एन इफेक्टिव अप्रोच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मिटिगेट द हार्म्स एंड रिपरकशंस, क्योंकि मौजू का हिस्सा ही नहीं। फिर भी थीसिस में हल्का सा इशारा दे दिया तो कोई मजायका नहीं। मेरे ख्याल स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं नमाज ब्रेक ही बेटा ले। लेक्चर आपका वक्त से पहले ही खत्म होना है, वो फिक्र ना करें। आई नो इट इज बोरिंग, वक्त से पहले खत्म कर दूं। ले ले जी, नमाज ब्रेक ले लें। Today, students, we are discussing the thesis statement and the interpretation of the topic. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके सामने एक टॉपिक लिखा गया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? जरा सोचिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या असरात होते हैं सोशल मीडिया के मेंटल हेल्थ पे।
Okay, I'm receiving few answers. So, insomnia, sleep disturbance, doom scrolling addiction, no voice, possible, reduced real concentration, लो मेमोरी रिटेंशन, कॉग्निटिव एबिलिटी पे वीक रिमेम्बरेंस, वीक मेमोरी जिसे आप कह रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो आपने जो कुछ लिखा है, आपको क्या फीलिंग आ रही है कि जो इम्पैक्ट है सोशल मीडिया के मेंटल हेल्थ पे, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? बिल्कुल दुरुस्त है जनाब अली। ये सारी की सारी कोनोटेशन ही नेगेटिव है, पॉजिटिव तो है ही नहीं। तो नहीं, पॉजिटिव कौन सी आपके जहन में आ रही है, वो भी मुझे बता दे। सो ज्यादातर देखें तो नेगेटिव ही है। आपने जितनी भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है, तमाम तर नेगेटिव इंपैक्ट बताए, तो इसकी ओवरऑल कोनोटेशन ही नेगेटिव है। सो टॉपिक को जिस वक्त आपने देखना है, तो एक लम्हे के लिए ये जरूर फैसला करना है कि इम्पैक्ट की अगर बात हो रही है, कॉन्सिक्वेंसेस की बात ही करी, अगर आप देखें तो नेगेटिव ही ज्यादा बातें। सो नेगेटिव कोई चीज ज्यादा फोकस करेंगे, बजाहिर पॉजिटिव कोई एक आध हो सकता है, मगर ज्यादा नहीं। नेगेटिव की तादाद ज्यादा है। सो जो बातें आपने लिखी हैं एग्जैक्टली वही यहीं पे जो है मैं एज इट इज रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। इसके अंदर जनाब पहली जो आप देख रहे हैं दैट इज खामी, एडिक्शन। एडिक्शन क्रिएट होता है जी, बिल्कुल दुरुस्त है जी। सोशल मीडिया आप देखें, स्क्रीन टाइम किस कदर ज्यादा जो है एडिक्टिव है। फिर उसके बाद अटेंशन डेफिसिट, क्योंकि मीम्स एंड रील्स जो है बहुत शॉर्ट होती हैं और शॉर्ट इम्पैक्ट होता है। अटेंशन डेफिसिट है एक। फिर उसके बाद जो इंतहाई मोहलिक है दैट इज लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। जहनी इस्तेदादी सहलाइतों में जो है बहुत ज्यादा जो है फुकदान पैदा होता है। फिर उसके बाद इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, इंसान इंट्रोवर्ट हो जाता है, लोनलीनेस उसका शिकार हो जाता है। अगेन ये भी मेंटल हेल्थ पे एक क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोवर्ट। और मेमोरी लॉस आप एग्जैक्टली बयान इसको कर चुके हैं। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स, जाहिर है जी मेंटल हेल्थ पे असर है ये। और एग्रेसिव बिहेवियर, इम्पेशंस। एक सादा सी मिसाल ले लें, किसी भी बच्चा तो चले, नौजवान से भी मोबाइल फोन छीन लेना, तो कैसे एग्रेसिव बिहेवियर और एक इम्पेशेंट बिहेवियर इसने बना दिया। फिर एक चीज जो मेरे ख्याल है अक्सरियत मिस कर गई है, दैट इज आइडियलिज्म या अनरियलिस्टिक एक्सप्रेशन। अब सोशल मीडिया के अंदर एक आइडियल वर्ल्ड आपको दिखाई जाती, सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारी हो गई हैं, तो वो हकीकत में उस तरह मुमकिन नहीं है जो वहां पे दिखाया जा रहा है। देन कम्स कॉम्प्लेक्सेस। देखें तो कंपैरिजन इस कदर ज्यादा हो रहा है कि सारा अगला आदमी कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है। तो एक कंपैरिजन कंट्रास्ट जो एक किया जाता है, कॉम्प्लेक्सेस एक उससे पेचीदगियां मजीद पैदा होती है। और एंजाइटी और डिप्रेशन अब इसे बयान करने की जरूरत नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ओवरऑल कॉनोटेशन नेगेटिव ही बनती है। सो एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ बिकॉज it causes, yeah, it is causing attention addiction, attention deficit, loss of intellectual ability, introvert personality, memory loss, disturbed sleep patterns, aggressive behavior, idealism, the unrealistic expression complexes and anxiety. तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मैंने वजूहात बयान कर दी हैं, यानी कि इस पे अब आप ऐसे लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने 9 मसाइल तो बयान कर दिए हैं।
थीसिस का बेटा 40 अल्फाज, 40 अल्फाज तक लिख सकते हैं, 35 से 40। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 9 जो है वजूहात तो बयान कर दी, 9 मसाइल तो बयान कर दिए, तो मजीद क्या बयान करना रह गया? कुछ और भी बयान किया जा सकता है? एक्सीडिंग नहीं होता डियर। अब ये कंटेंट इतना होता ही नहीं है आपके पास, ये 9 वजूहात है, 9 के अलावा और क्या मजीद वजह बयान करूंगा? 9 पे ही बात खत्म हो जाती है। मजीद मैं क्या ऐड कर सकता हूं? दिस माई क्वेश्चन। बिल्कुल दुरुस्त है जी। हाउ टू मिटिगेट, सॉल्यूशंस, हाउ टू कंट्रोल दिस बिहेवियर, बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बेटा, मेंटल, मोहम्मद उबर हुरैरा मेंटल की बात हो रही है, फिजिकल की बात की ही नहीं है मैंने। सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीडिंग टू हेल्थ रिलेटेड इशू, ओबेसिटी वगैरह, ये फिजिकल में आ जाते हैं। सब यहाँ पे डियर स्टूडेंट 9 मेंटल इम्पैक्ट्स बयान करने के बाद अगर 2-3 पैराग्राफ या एटलीस्ट 2 पैराग्राफ सोल्यूशन का मैं लिख दूंगा, तो ये है कि मेरा ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, मुकम्मल जो है वो कवर हो जाएगा। सो हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। सो अगेन, प्रॉब्लम बयान किया तो इखलाकी फरीज़ा सोल्यूशन भी बयान कर दें। वही जैसे हजरत बिलाल का रखा आपके सामने सैंपल, जोया अनवार ने भी यही किया कि हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम, या इफेक्टिव रेपरकशंस मस्ट बी टेकन, जिस तरह हजरत बिलाल ने अपने थीसिस में लिख दिया था। सो यहाँ पे अगर आप कॉनोटेशन देखें तो ओवरऑल नेगेटिव ही है ज्यादा। और मजीद और मिसाल भी पेश कर दूंगा कि थीसिस स्टेटमेंट ज्यादातर 30 या 40 अल्फाज की होती है। अब यहाँ पे ये इकरा लियाकत कस्टम्स में जिनकी एलोकेशन हुई, तो इनके भी देख लें, थीसिस स्टेटमेंट 20-25 अल्फाज की है जितने भी एसेज हैं। और ज्यादा लेंथी थीसिस स्टेटमेंट नहीं है ये। अब आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, तो 40 अल्फाज ही हैं इनके जनाब। मजीद जितने भी एसेज हैं उनके थीसिस अगर देखें तो यहाँ पे भी यही है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 40 अल्फाज हैं जी। तो बस इतना थीसिस होना चाहिए, ये आपके सामने मैंने लिखा होगा। सो तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स जो है उन्होंने इतना ही थीसिस हर जगह पे डेवलप किया। ओवर पॉपुलेशन पे है तो जी ये भी देख लें तो 30-35 अल्फाज का थीसिस स्टेटमेंट है। सो यही जो स्टैंडर्ड है आप भी मेंटेन रखें। ओवरऑल समरी ऑफ द एसे, थीसिस स्टेटमेंट तो ओवरऑल समराइज कर। बेटा ये सारे एसेस मेरे फेसबुक पेज पे ऑलरेडी मौजूद हैं, तमाम तर मैंने अपलोड किया हुआ है। इकरा लियाकत, जोया अनवार, बिलाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके पूरे पूरे एसेस अपलोड किए। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपसे, आपके सीआर से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट, टॉपिक आपके सामने चेंज किया जा रहा है। टॉपिक है जनाब इस बार रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। अब जरा बताइए टेक्नोलॉजी का रोल मॉडर्न एजुकेशन में क्या है? अब्दुल बासित मिस हो गई होगी, मगर मिस आमतौर पे होती नहीं है। काइंडली दोबारा से अपलोड करें, या कोई प्रॉब्लम है होगी वहां पे, मिस असमा को काइंडली एड्रेस करें जो आपकी ऑनलाइन असेसमेंट की इंचार्ज है। उनसे कहे जनाब मेरी आउटलाइन जो है क्यों नहीं असेस हो रही।
क्योंकि अक्सर अपलोड नहीं होती है प्रॉपरली, तो फिर पहुंचती नहीं है मुझ तक। खैर मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, वो देख लेते हैं आपने अपलोड कहाँ पे की है, कहीं किसी और सेक्शन में अपलोड ना कर दिया। असाइनमेंट्स में अपलोड आपको करनी थी। असाइनमेंट्स में जो अपलोड होती है वो मेरे पास ही पहुंचती है। इंग्लिश ऐसे के सब्जेक्ट पे अपलोड की थी। चलो लेट अस सी, मैं सॉर्ट करता हूँ उसको। अच्छा जी, मौजू की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। माय क्वेश्चन इज, बताइए जी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी मॉडर्न एजुकेशन में। टेक्नोलॉजी का रोल क्या सिर्फ नेगेटिव है या पॉजिटिव भी है? बिल्कुल सही है जनाब। यहाँ पे जितना पॉजिटिव नेगेटिव रोल है उतना पॉजिटिव रोल भी है। अब यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव जो है आपकी कॉनोटेशन या पर्सपेक्टिव जो है वो काम नहीं करेगा, पॉजिटिव भी इसके साथ साथ है। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जब हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो दो चीजें हमें यहाँ पे मद्देनजर रखनी है। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रोल भी टेक्नोलॉजी का मॉडर्न एजुकेशन में। मॉडर्न एजुकेशन से मुराद जो आज दौरे हाजिर का तालीमी सिस्टम है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉजिटिव जो रोल नजर आ रहा है दैट इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को जो एक्सेस मिल रहा है, एक नॉलेज आपको मिल रहा है, डाइवर्सिफाइड लर्निंग मिल रही है, तो एक्सेस आपका जो है, कम्युनिकेशन इतनी आसान हो गई है, इतनी फैल गई है कि इजिली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप फौरी तौर पे जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले लाइब्रेरीज जाना पड़ता था, न्यूज़पेपर पे रिलायंस होता था, वर्ड ऑफ माउथ पे रिलायंस करना पड़ता था। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेगेटिव रोल भी है टेक्नोलॉजी का मॉडर्न एजुकेशन में, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है स्कैटर्ड होती है, ज्यादातर अनरिलायबल होती है, एंड डेफिनेटली मिस इन्फॉर्मेशन, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो नेगेटिव भी अपनी जगह पे। सिमिलरली डिस्टेंस लर्निंग की वजह से एक बहुत बड़ी सहूलत पैदा हो चुकी है। डिस्टेंस लर्निंग की वजह से बड़ी सहूलत है। सो इवन ड्यूरिंग डिजास्टर्स, डिजास्टर्स भी आ जाए तो डिस्टेंस लर्निंग का जो विंडो है ये क्लोज नहीं होती। मगर दूसरी तरफ अगर आप गौर फरमाएं तो लैक ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन क्रिएट्स डिस्टेंस। फासले पैदा हो भी जाते हैं क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन जो है वो मजीद फासले पैदा कर देती है, क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन तो नहीं है यहाँ पे, तो ये एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। बहरहाल ये एक नेगेटिव फैक्टर तो है। दूसरा पॉजिटिव अगर आप देखें तो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर टेक्नोलॉजी के जरिए मिलता है मॉडर्न एजुकेशन में। आप इवन के बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं एमआईटी के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, वो लेक्चर्स ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है, उनकी वेबसाइट्स पे मौजूद हैं। तो बहुत बड़ा एक्सपोजर आपको मिलता है। यहाँ बैठ के आप हार्वर्ड की क्लास में एज अ स्टूडेंट इंजॉय कर रहे हैं,
हालांकि आप एनरोल भी नहीं है, मगर आप वही सेम लेक्चर सेम फैसिलिटीज एंजॉय करें। अब बाहर ये एक बड़ा फायदा है। फिर जी उसके बाद जो नेगेटिव अगर देखा जाए तो लॉस ऑफ क्रिएटिविटी है। सो मोर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में वो आप देख रहे हैं, चैट जीपीटी, दैट ग्रॉक और दूसरे एआई इंजन्स जो है, क्रिएटिविटी भी जो उसके बड़ा फुकदान जो है मॉडर्न इंग्लिश में देखा गया। सो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैम्पर हो गए। जी बिल्कुल मलिया, यहाँ पे चूंकि अब टॉपिक की डिमांड ऐसी है, अब चूंकि टॉपिक की डिमांड है कि रोल टेक्नोलॉजी का सिर्फ नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव भी है, ठीक ठाक है। तो यहाँ पे अब दोनों चीजें मुझे बयान करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक्सपोजिटरी ऐसे का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना। तो मैं एक्सप्लेन दोनों चीजें यहां पे करूंगा। पिछले ऐसे में सिर्फ नेगेटिव ही था, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ। यहां पे तो एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्या पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों ही है। सो गो के टाइटल में देखिए, उसने पूछा नहीं है कि पॉजिटिव बयान करे या नेगेटिव। ओपन एंडेड टाइटल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मैं यहाँ पे मद्देनजर रखूंगा। फिर है जी उसके बाद के टाइम सेविंग है, ये इसमें कोई शक नहीं है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ट्रैवलिंग पे आपका टाइम बच जाता है, बाकी चीजों पे टाइम बच जाता है। तो टेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है जनाब, ये फैसिलिटी तो देती है, मगर फिर अगेन डिसिप्लिन इश्यूज इन क्लास एंड एग्जाम्स। क्लास का तो खैर मसला नहीं है, मगर एग्जाम्स में तो डिसिप्लिन इश्यूज बहरहाल होते हैं ऑनलाइन एग्जाम के। और टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो डिसिप्लिन इश्यूज, ये जो प्राइमरी क्लासेस की इन्होंने ऑनलाइन अरेंज किया, तो वहां पे डिसिप्लिन इश्यूज हो जाते। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी की वजह से अब एजुकेशन में रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई। अब सादा सी मिसाल दूंगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी होगी, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी होगी, खैर वहां पे पहले भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, क्योंकि वो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ही करते हैं। तो अब तो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, कोई यानी कि फर्क नहीं है उम्र का, तो कलर, क्रीड, कास्ट, रिलीजन, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं। एजुकेशन इज फॉर ऑल। जो मदरसे में बैठा है बच्चा वो भी हासिल कर रहा है एजुकेशन, जो शहर में बैठा है वो भी हासिल कर रहा है। मगर बहरहाल इसके साथ एक मसला हो गया, लॉस ऑफ बुक रीडिंग कल्चर। तो अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखूं तो बुक रीडिंग कल्चर जो है इसका बहुत ज्यादा नुकसान। तो बुक रीडिंग जो है वो तकरीबन जो है न होने के बराबर है। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, पांच फायदे और पांच नुकसान मैंने बयान कर दिए। तो के लिखने को 50 फायदे और 50 नुकसान भी लिख सकता था, मगर ऐसे की डेफिनेशन क्या है? शॉर्ट कंपोजिशन, लिमिटेड स्कोप। स्कोप बड़ा लिमिटेड है। आप लोगों ने भी अपनी राय का इजहार किया, या कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, और बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे इज योर ओन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपके पर्सनल नॉलेज है, आपने उसका इजहार करना। जी पहले पॉजिटिव बता दें फिर नेगेटिव बता दें, तो ज्यादा मुनासिब यही है। रिस्पेक्टिवली की जरूरत नहीं। जी ठीक है, ठीक कह रहे हैं, पहले पॉजिटिव बता दें बाद में नेगेटिव बता दें। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखिए, ये टॉपिक की कॉनोटेशन, टॉपिक की कॉनोटेशन पे डिपेंड करता है कि आपने सिलेक्ट क्या करना है। तो जिस वक्त आपके सामने ये शो किया था मैंने, इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ, तो आपने वाजिया तौर पे, आप सब ने अनकॉन्शियसली नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही बताए थे। किसी एक ने भी पॉजिटिव नहीं लिखा, क्योंकि पॉजिटिव शाजो नादरी कोई एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल मीनिंग ही, कॉनोटेशन ही नेगेटिव है। मगर जब मैंने आपसे पूछा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन, तो आप सबने कहा जी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों है। तो पांच पॉजिटिव और पांच नेगेटिव यहाँ पे बयान करते हैं। सो टॉपिक को इंटरप्रेट करके फिर थीसिस स्टेटमेंट की जानिब आपने आना है। तो यहाँ पे थीसिस क्या है जनाब? थीसिस इसका होगा
इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। द नेगेटिव इंक्लूड्स, वो 5 पॉइंट लिख दें, द नेगेटिव, द पॉजिटिव रोल इंक्लूड्स ये और नेगेटिव रोल इंक्लूड्स ये। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट थीसिस स्टेटमेंट लिखने का एक आखिरी तरीका आपके सामने मैं बयान कर रहा हूं। थीसिस अभी तक तो हमने डिस्कस एक्सप्लिसिट ही ज्यादा की, वो ठीक है अपनी जगह पे। थीसिस के अंदर टेंस की वेरिएशन भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। मगर थीसिस में आप बाकायदा दिस एसे का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिस एसे विल डिस्कस या दिस एसे डिस्कसेस, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पे एक सैंपल ऐसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेस करता है। चूंकि ये 2 डायमेंशनल ऐसे है, इसलिए थीसिस स्टेटमेंट भी यहां पे 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। डिफरेंट प्रैक्टिस पर्पस के लिए ये एक ऐसे स्टूडेंट्स को शो किया गया, ये अगेन एक त्रिवालपन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मैंने ये लिया। अब यहां पे इन्होंने कहा जी एग्जामिन द यूज ऑफ फेसबुक इन लर्निंग एंड टीचिंग फॉर टर्शरी लेवल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। टर्शरी लेवल में यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर भी आ जाता है और ए लेवल्स भी आ जाता है। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ फेसबुक ऑन टर्शरी एजुकेशन बाय आउटलाइनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, स्टेट योर ओवरऑल पोजीशन। अब देखिए इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ इन्होंने कैसे लिखा है। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि कम से कम 150 वर्ड्स का होना चाहिए। अब ये एक सैंपल ऐसे 1100 वर्ड्स का ऐसे के अंदर जाहिर है जो आपका ऐसे है रिगार्डिंग सीएसएस वो 2000 वर्ड्स का होता है। अब यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ पे गौर फरमाए तो यहाँ पे एक लाइन में कितने अल्फाज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जनाब अली 100 अल्फाज हो गए, 1 2 3 130 अल्फाज। सो ऑब्वियसली जनाब जब आप 2000 वर्ड कैसे लिखेंगे तो उसके लिए इंट्रोडक्शन 150 से 200 वर्ड के दरमियान होना चाहिए। अब यहां पे उसने पूछा जनाब इंपैक्ट क्या है। नहीं बेटा एक पैराग्राफ से मिशाल ज्यादा नहीं होता, असूल यही है इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हमेशा एक ही पैराग्राफ हो। सो यहां पे डियर स्टूडेंट्स जो पैटर्न इसने डेवलप किया है कि भाई इंपैक्ट क्या है, असर क्या है। फेसबुक का टर्शरी एजुकेशन पे असर क्या है, तो जाहिर जी वो पॉजिटिव असर भी है नेगेटिव असर भी है, 2 इंपैक्ट्स हैं। जी बैकग्राउंड पे बेटा मुनासिब यही है इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर दे दें, खैर अलहदा से भी इंट्रोडक्शन के बाद भी अलहदा से पैराग्राफ में बैकग्राउंड दे सकते हैं। अभी इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा सेशन है उसमें इस पर तफसील से बात होगी। सो यहां पे डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इसने बैकग्राउंड दिया, इंट्रोड्यूस दी ओवरऑल टॉपिक। The social networking website Facebook has become increasingly popular with over 1.8 billion people using Facebook on a monthly basis. Facebook 2017 की रिपोर्ट है। As a result, there is discussion within the tertiary education sector about the ways in which websites like Facebook can be used in learning and teaching. अब सब टॉपिक यानी कि जो मौजू है उसकी तरफ आया कि भाई फेसबुक का असर क्या है टर्शरी एजुकेशन पे। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स कैन बी डिफाइंड एज, अब देखिए बैकग्राउंड के अंदर इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन भी दिया गया। इंट्रोडक्शन में सब चीजें क्लियर करनी है क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखा जाता है ले मैन के लिए, ले ऑडियंस के लिए जिसे कुछ भी नहीं पता।
तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स can be defined as online spaces where individuals present themselves, articulate यानी बयान करते हैं their social networks and establish or maintain connections with others. ये जनाब डेफिनेशन में कार थी 2012 की पेज 758 पे। अब देखिए सवाल व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, सवाल का जवाब अभी उसकी तरफ जा रहा है। मैंने आपसे अर्ज किया कि हर ऐसे 3 सवालों की गिर्द घूमता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब देखिए इसने सवाल जो है ये फिल्टर कर लिया है। द यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स विद इन यूनिवर्सिटीज इज ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगेन थीसिस स्टेटमेंट में आप चाहें तो बिकॉज का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्डन वर्ड बिकॉज। अगर यहां तक लिख के मैं रोक देता ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ तो ये मेरा होता क्या, इंप्लाइड थीसिस, कि मैंने बता दिया भी पॉजिटिव असरात भी हैं फेसबुक के टर्शरी एजुकेशन पे, नेगेटिव असरात भी हैं। अगर यहां तक लिख के मैं रोक देता तो मैं कहता ये इनडायरेक्ट थीसिस है, इंप्लाइड थीसिस है, मगर यहां पे इसने रोका नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, तफसील से बयान करूंगा कि भाई पॉजिटिव इंपैक्ट क्या और नेगेटिव क्या है। Therefore, learners and teachers need to critically evaluate the educational value of such sites. स्टूडेंट्स और टीचर्स को इन वेबसाइट्स, इन साइट्स की जो है सोशल मीडिया, इसका सही तरह से उनको इदराक होना चाहिए। अब यहां पे इसने क्या लिखा है, थीसिस लिखा है जी एक्सप्लिसिट। दिस essay discusses both the positive and negative effects of using Facebook at tertiary level. देखिए state the main of the essay in one clear sentence. थीसिस स्टेटमेंट लिखने का क्या तरीका है कि जुमला लिखें कि आपका essay लिखने का मकसद क्या है। तो मकसद क्या है जी, this essay discusses both the positive and negative effects of using Facebook at tertiary level. ये मेरा मकसद है। मैं आज भी वो इवेंट नहीं भूलता, हमारी एसए की क्लास थी, 2010 की बात है, क्राइस्टचर्च यूनिवर्सिटी की। तो मैंने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख के जिस वक्त रिचर्ड कलिन साहब को मार्क करवाया, सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, उन्होंने कहा कि लिखें व्हाट इज द एम ऑफ योर एसे, मकसद क्या है। अब हमें जूम ये था जी, हमने सीएसएस के एसे पास किए हैं, पता नहीं हम सब कुछ जान चुके हैं मगर बेसिकली जानते कुछ भी नहीं थे। सो वहां पे जाके पता चलता है यार आप बस इंट्यूशन के हिसाब से कर रहे। उन्होंने क्लियरली कहा कि स्टेट द एम ऑफ योर एसे। मैंने कहा जनाब ये कोई सैंपल मिल सकता है, तो उन्होंने बर्टन रसल की किताब रख दी ऐसे की मेरे सामने, उन्होंने देख लो। बर्टन रसल ने हर जगह पे लिखा है द मेन एम ऑफ दिस एसे इज, बड़ा क्लियरली लिखता है वो। अब बर्टन रसल नोबेल लॉरिएट है लिटरेचर में, उससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है। सो ये मैयार अंग्रेजों ने तय की है, तो मैंने आपने तय नहीं करना है। So यहां पे देखिए state the relevance, state the main aim of the essay in one clear stance. तो this essay discusses both the positive and negative effects of using Facebook at tertiary level. और अब आ रहा है outline the order of content, अब आ रहा है thesis। thesis क्या है जी, उन तमाम पॉजिटिव मेन आइडियाज को भी डिस्कस करें, उन तमाम नेगेटिव आइडियाज को भी डिस्कस करें। इट आइडेंटिफाइज बेनिफिट्स रिलेटेड टू ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डिंग। तो पहला फायदा क्या है, ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन, लोग एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, एंगेज होते हैं, कोलैबोरेशन और ताउन भी करते हैं। 3 फायदे बता दिए। एक थीसिस स्टेटमेंट का हिस्सा तो यहां पे मुकम्मल हुआ। अब चूंकि 2 बातें पूछी हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी हैं, जैसे आपसे 2 बातें पूछी गई थी, क्लाइमेट चेंज कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, कॉजेज के साथ कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। तब यहां पे जनाब नेगेटिव भी आ रहा है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज कंसर्न्स, यानी कि मसाइल अबाउट इट्स पोटेंशियल टू डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सेफ्टी एंड प्राइवेसी, के डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स को और प्रॉब्लम भी होती है कि इसमें सेफ्टी और प्राइवेसी में। अब डियर स्टूडेंट अगले एसे में मेन बॉडी में बगैर टाइम जाया किए सीधा जनाब इसने पॉजिटिव बेनिफिट से शुरू किया। तो पहला पॉजिटिव बेनिफिट क्या था, अगेन थीसिस स्टेटमेंट मेरी रहनुमाई कर रही है। पहला पॉजिटिव बेनिफिट था ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डिंग। इस पे मेन बॉडी में पहला पैराग्राफ लिखना, तो यहां पे क्या लिखा है, वन की बेनिफिट ऑफ यूजिंग फेसबुक इन टीचिंग एंड लर्निंग इज इट्स कैपेसिटी फॉर ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डिंग, और फिर इसको एक्सप्लेन इसने किया।
दूसरा फायदा क्या था? एंगेजमेंट. तो सेकंड पैराग्राफ इज another advantage of Facebook in tertiary setting is that it can increase student engagement with course content. तीसरा क्या था जी? कोलैबोरेशन. A further benefit of Facebook is student collaboration. सो जब ये आया है नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव भी इसने उसी सीक्वेंस से बयान किया जिस सीक्वेंस से आपका थीसिस लिखा हुआ है. तो डियर स्टूडेंट, एक थीसिस लिखने का तरीका क्या है? दिस ऐसे डिस्कसेस, इन अल्फाजों का इस्तेमाल करें. इन्हीं इस्तेमाल इस अल्फाजों का इस्तेमाल हजरत बिलाल के थीसिस स्टेटमेंट में भी है, बड़ा क्लियर. दिस ऐसे डिस्कसेस, ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है. जो आप भी एज इट इज फॉलो कर सकते हैं और करनी भी है. सो यहां पे फेसबुक वाले का जनाब क्या था कि दिस ऐसे डिस्कसेस बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग फेसबुक एट टर्शियरी लेवल. इट आइडेंटिफाइज द बेनिफिट्स रिलेटेड टू ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डिंग, engagement and collaboration. It also identifies concerns about its potential to distract students and problems of safety and privacy. तो जब आपने ये ऐसे अटेम्प्ट करना है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन, तो भाई इसके पॉजिटिव रोल भी है, नेगेटिव रोल भी है. तो आपका थीसिस क्या होगा जी? आपने भी बिल्कुल इसी तरह लिखना है कि दिस ऐसे डिस्कसेस both the positive and negative role of modern technology in education. The positive role includes, वो जो ऊपर हमने पॉजिटिव रोल लिखे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान, and the negative role include misinformation, lack of physical interaction, loss of creativity, discipline issues, and loss of book reading culture. तो डियर स्टूडेंट, ये है दूसरा थीसिस लिखने का तरीका जिसकी मिसाल मैंने यहां से पेश की है. सो टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स. द पॉजिटिव रोल इंक्लूड्स दिस एंड दैट, वेयर एज द नेगेटिव रोल इंक्लूड्स ये जो सारे नेगेटिव रोल आपके सामने बयान करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, ये वो थीसिस स्टेटमेंट लिखने के तरीके हैं जो कि डिपेंड करता है वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल ऐसे पे कि आप इसको कैसे डिसाइफर करेंगे और कंपोज करेंगे. तो यहां पे डियर स्टूडेंट, थीसिस स्टेटमेंट पे मेरी बात जो है ये मुकम्मल होती है. मैंने कोशिश की है कि इसकी तमाम डायमेंशंस आपके सामने आज क्लियर कर दूं. सिंपल थीसिस स्टेटमेंट बिकॉज से लिखा जा सकता है, मगर सिर्फ वही तरीका नहीं है. एक तरीका यह भी है कि आप पूरा जुमला लिखें कि दिस एसे डिस्कसेस, इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा, आपके सामने दो किस्म के थीसिस स्टेटमेंट मैंने मजीद रखे थे. एक एक्सप्लिसिट थीसिस स्टेटमेंट देखा जाए तो ये तो एक्सप्लिसिट ही है, ये फेसबुक वाला एक्सप्लिसिट था, और यहां पे ये भी एक्सप्लिसिट ही था कि पॉजिटिव रोल भी आपने बताया, नेगेटिव रोल भी बताया. इंप्लाइड थीसिस क्या है? कि इंप्लाइड थीसिस यही है कि दिस ऐसे विल डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन, फुल स्टॉप, खुदा हाफिज. ये है जनाब इंप्लाइड या इंप्लिसिट थीसिस, छुपा हुआ थीसिस. मैं ज्यादा तरजीह एक्सप्लिसिट थीसिस को देता हूं क्योंकि क्लैरिटी होती है कि किन नुक्तों पे बयान करना है, किन नुक्तों पे बात करनी है. सो यहां पे जनाब थीसिस स्टेटमेंट पे हमारी गुफ्तगू खत्म होती है. आपने सिर्फ एक्सप्लिसिट थीसिस जहन में रखना है कि उन तमाम नुक्तों को लिखिए जिन पे आप कैसे कंपोज किया जा रहा है. अम्ब्रेला टर्म यूज कर सकते हैं तो अम्ब्रेला कर लें. जैसे पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के तरक्की के रास्ते कौन से हैं. तो ये तीन रास्ते हैं जी: इंप्रूवमेंट इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर. इन तीनों के अंदर इंप्रूवमेंट ले आए तो पाकिस्तान तरक्की करेगा. ये इंतहाई छोटा थीसिस है जिसको मैं इम्प्लाइड थीसिस कह सकता हूं या इम्प्लिसिट थीसिस कह सकता हूं. हाँ, अगर आपने वो तमाम तर तरीके बयान करने हैं, तमाम मेन आइडियाज लिखने हैं, तो वो एक्सप्लिसिट थीसिस है, वो भी इक्वली करेक्ट होता है. और मैं ज्यादा एक्सप्लिसिट थीसिस जो है उन्हीं को जो है प्रेफर करता हूं क्योंकि इससे एग्जामिनर को भी क्लैरिटी होती है.
जी बेटा, ये भी एक्सप्लिसिट है ना, देखिए तीन उसने बातें की हैं फेसबुक। पहली बात क्या है, पहला पैराग्राफ था कम्युनिटी बिल्डिंग पे, आपको भी एसए का मेन बॉडी पैराग्राफ भी मैंने प्रेजेंट किया था। दूसरा पैराग्राफ किस पे था, एंगेजमेंट पे, कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो दूसरे का भी जो है आपको टॉपिक सेंटेंस मैंने पढ़ के सुनाया था। और तीसरा फायदा क्या है जी, फेसबुक का टर्शियरी एजुकेशन में कोलैबोरेशन, स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करते हैं। तो पॉजिटिव रोल में ये तीन पैराग्राफ है। नेगेटिव रोल में क्या है जी, पहला नेगेटिव रोल में जो मेन आइडिया है, पहला पैराग्राफ होगा कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट को। दूसरा क्या है जी, सेफ्टी के मसाइल वो पैदा होते हैं। और तीसरा क्या है, ऑब्वियसली प्राइवेसी के मसाइल। क्योंकि वो शॉर्ट ऐसे था तो इसने तीन पॉजिटिव और तीन नेगेटिव आइडियाज यहां पे बयान किए हैं। आप सीएसएस के लिए पांच पॉजिटिव और पांच नेगेटिव रोल बयान करेंगे, क्योंकि आपने 2000 वर्ड कैसे लिखा। फिर इस पे जो एसए की किताब है नोवा किया, वो परचेस कर लें। इन तमाम टॉपिक्स पे जो नॉलेज है आपको वहां से मिल जाएगी। और अब आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपकी बेस बना दी है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जी सी आर यहाँ पे कौन है जनाब? जी हु इज द सी आर? जी नताशा, नताशा आप बेटा मैसेज मुझे कर दे व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं आपको ये नोट्स भी शेयर कर देता हूँ। और कोर्स आउटलाइन जनाब दोबारा से जरा सामने रखता हूँ। इसकी स्नैपशॉट ले लीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर हमारा स्टार्ट हो तो काइंडली एक दिन पहले मुझसे कोर्स आउटलाइन शेयर कर दिया करें। सो वी आर डन विद लेक्चर नंबर 2 डियर स्टूडेंट। आपका जो होमवर्क है, सिर्फ थीसिस आपने लिखना है, ग्लोबलाइजेशन प्रॉज एंड कॉन्स। सिर्फ ये थीसिस लिखना। और क्लास में अपना ये थीसिस शेयर कीजिएगा। मैं इसी कमेंट बॉक्स पे जो आपका थीसिस है ये पढ़ के सुना दूंगा। जो बेहतरीन थीसिस होंगे उनको यहाँ पे क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर दिया जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपका राब्ता अपने सीआर से स्ट्रेट है। अगला लेक्चर जनाब हमारा इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ पे होगा। सीआर से ये लेक्चर नंबर 3 है। जो नेक्स्ट असाइनमेंट है इसकी स्नैपशॉट ले लीजिए। और जिस वक्त मेरा लेक्चर अनाउंस हो, एक दिन पहले आपका टाइम टेबल अनाउंस होता है, ऑब्वियसली अगले संडे को ही होगा। तो काइंडली आपने मुझे सबसे पहले कम्युनिकेट करना है कि सर ये लेक्चर 2 पढ़ लिया था हमने, ये होमवर्क था, और लेक्चर नंबर 3 आज हमने डिस्कस कर। सो नेक्स्ट मीटिंग में डियर स्टूडेंट्स आप अपना थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे चेक करवाएंगे और उस पर हम अपनी एक राय देंगे। असाइनमेंट सेक्शन नहीं शो हो रहा है एलएमएस पे बेटा, ये रब्ता करें अपने सीआर से। सीआर साहब जरा काइंडली मिस अस्मा से रब्ता करें, जो ऑनलाइन आपकी कोऑर्डिनेटर है, वो आपकी सही रहनुमाई करेंगे। जी मैं भी उनके नोटिस में ले आता हूँ। ये कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिच ना आ गया, मैं उनके नोटिस में ले आता हूँ एलएमएस पे इशू होने को। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। सो दैट्स व्हाट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर जी मुकम्मल होता है। आपका होमवर्क शॉर्ट है, जो कि टेक्निकली होमवर्क तो नहीं है। अगले लेक्चर में आपने मुझे ये थीसिस कमेंट बॉक्स पे लिख के देना है। सो ग्लोबलाइजेशन प्रॉज एंड कॉन्स, ओनली थीसिस। फिर इसके बाद हम इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। और हमेशा की तरह जी जस्ट थीसिस, और कुछ नहीं बेटा, जस्ट थीसिस, और कुछ भी नहीं है। और अगले लेक्चर में जब हम प्रोसीड करेंगे तो डेफिनेटली पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, थोड़ा सा टेस्ट होगा। जो कुछ हम पढ़ते हैं पिछले लेक्चर में
और उससे रेलिवेंट एक्टिविटीज आपको दी जाती हैं। एक एक्टिविटी एज ए होमवर्क मैं पोस्ट कर दूंगा आपके सीआर को, उसको जरा खुद से मुकम्मल कीजिएगा और फिर उस होमवर्क को मैं अगली क्लास में उसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा कि बेहतरीन तरीका इसको करने का कैसा था। सो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के इस लेक्चर से आपको जरूर फायदा हुआ होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं भी क्लियर हुए, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे लेक्चर हमारा आगे बढ़ेगा मजीद आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो जब आप ये सारी चीजें रिवाइज करेंगे जहन में हो सकता है मजीद सवालात आए, तो इन सवालात के जवाब देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। सो यहाँ पे जनाब हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में असाइनमेंट की फीडबैक सोल्यूशन से और प्रैक्टिस से हम शुरू करेंगे और फिर अगले मौजू की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। इंशाल्लाह ताला सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। सीआर्स काइंडली रब्ता कीजिए ताकि आपको नोट्स और होमवर्क जो है मैं शेयर कर दूं। थैंक यू।